Hello friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor in Biani Girls B.Ed College. Today, I deliver my lecture on role of education in bringing innovation. नवाचार लाने में शिक्षा की भूमिका। जैसा कि पिछले अध्याय में मैं बात कर चुकी हूँ कि नवाचार की अवधारणा क्या है और नवाचार लाने के उद्देश्य क्या हैं। आज मैं बात करूँगी कि नवाचार लाने में शिक्षा की भूमिका क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम नवाचार इसलिए लेकर के आ रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से मानव के अंतर्गत या बालक के अंतर जो अंतर विवेकशीलता है उसे उत्पन्न की जा सके, यानी बालक के अंदर तर्क और चिंतन की शक्ति हम उत्पन्न कर सके। अगर हम प्राथमिक स्तर से ही ये चिंतन और तर्क शक्ति बालक में उत्पन्न कर दें तो मेरा मानना है कि बालक अंतर विवेकशीलता को प्राप्त करेगा और साथ ही वह महसूस करेगा कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि शिक्षा की क्या भूमिका है नवाचार लाने में, तो मैं बात करूंगी रुचिपूर्ण शिक्षा। मेरा मानना है कि यदि बालकों को रुचिपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, विद्यालय में जब बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं तो यदि हम उनके रुचि के अनुसार उन्हें शिक्षित करें, उन्हें शिक्षा प्रदान करें, तो गार्जियंस को ये आवश्यक नहीं होगा कि वह उन्हें धक्के मार करके विद्यालय भेजें, क्योंकि जब इंटरेस्टेड एजुकेशन बच्चों को मिलने लगती है तो निसंदेह बच्चा उसकी ओर रुझान लेने लगता है, रुचि लेने लगता है। जब बच्चे का रुझान उस ओर आता है तो वो अपने आप ही चिंतन करना और तर्क करना सीखता है, अंतर विवेकशीलता उसके अंदर पैदा की जा सकती है। तो यदि रुचिपूर्ण शिक्षा होगी तो रुचिपूर्ण शिक्षा के द्वारा हम बालक के अंदर अंतर विवेकशीलता को उत्पन्न कर सकते हैं। बात आती है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को हमारे संविधान में भी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि अपने विचारों की स्वतंत्रता आप सभी को दी जाती है। तो जब संविधान ने हमें अपने विचारों की स्वतंत्रता दे रखी है तो एजुकेशन में भी अपने विचारों की स्वतंत्रता प्रत्येक बालक को होनी चाहिए, क्योंकि यदि बालक स्वयं सोचेगा नहीं, अपने विचारों को समझेगा नहीं, अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं करेगा, बताएगा नहीं, तो अंतर विवेकशीलता कहाँ से उत्पन्न कर सकते हैं हम बालक के अंदर। बालक के अंदर यदि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए तो वह अपने विचारों को सामने वाले के सामने प्रेजेंट कर सकता है, अपने विचारों को रख सकता है कि मुझे ये चीज़ अनुचित लग रही है और ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए। यदि हम बच्चों को ये स्वतंत्रता देंगे तो वो अपने टॉपिक से रिगार्डिंग सोचेगा, तर्क करेगा, चिंतन करेगा और जब तर्क के द्वारा अपने विचारों को वो अभिव्यक्त भी करेगा। तीसरी बात, शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। कई बार मेरा मानना है कि कई बार बालक अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहता है लेकिन शिक्षक जो होता है उसका सकारात्मक व्यवहार नहीं होता है। बच्चा कुछ बोलना चाहता है और शिक्षक उसे डांट करके बिठा देता है कि चुप हो जाइए, बैठ जाइए। मेरा मानना है कि ये सर्वथा अनुचित है। क्यों? क्योंकि बालक को यदि बालक अपने विचार अभिव्यक्त नहीं करेगा, अपने बातों को बताएगा नहीं, टीचर अगर सहज नहीं होगा, सकारात्मक नहीं होगा और तुरंत बच्चा कुछ बोले उससे पहले उसे डांट कर बिठा दिया जाए तो बच्चे में वो शक्ति पैदा ही नहीं होती कि मैं अपने टीचर के सामने जाकर अपनी बात को रख सकूं। तो ऐसा व्यवहार टीचर का नहीं होना चाहिए। एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि बच्चों को हमेशा सहयोगात्मक व्यवहार हम प्रदान करें, क्योंकि जब हम सहयोग देते हैं तो सहयोग के द्वारा ही बच्चा हमें अपना सहयोगी मानते हुए अपनी बात को बताने का प्रयास करता है। यदि हम सहयोग प्रदान नहीं करेंगे और उसे डांट करके हमने एक तरफ बिठा दिया तो दोबारा से बच्चे को उठने में काफ़ी प्रयास करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो हमारे सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक शिक्षक का जो व्यवहार होता है वो सकारात्मक होना चाहिए। बच्चों को कभी भी इस तरह से पनिशमेंट या डांट करके हमें नहीं बिठाना चाहिए, बल्कि उन्हें सकारात्मक रवैये के द्वारा उनके प्रश्नों का उत्तर हमें देना चाहिए। बात आती है चौथी कि शिक्षा में योग का समावेश। आज हम चारों तरफ दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि हमारे हर सिलेबस में, चाहे वो प्राथमिक स्तर का सिलेबस हो, चाहे हमारा उच्च माध्यमिक स्तर का सिलेबस हो या यूनिवर्सिटी
आधार पर हमारा लिया हुआ सिलेबस हो, सभी में योग शिक्षा का समावेश किया गया। और जहाँ तक की बात आती है बीएड पाठ्यक्रम में, तो बीएड पाठ्यक्रम में भी हमने योग शिक्षा का समावेश अपने पाठ्यक्रम में किया है। आखिर ये योग शिक्षा क्या है, क्यों हमने इसको समायोजित किया हमारे पाठ्यक्रम में? क्योंकि योग शिक्षा के द्वारा हम बालक के शारीरिक एवं मानसिक स्तर को उन्नत बनाते हैं, क्योंकि ये शारीरिक और मानसिक स्तर को ऊर्जावान बनाता है। जब बालक का शारीरिक और मानसिक स्तर उन्नत होगा तो अपने आप ही उसमें अंतर्विवेकशीलता उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि बालक अंतर्विवेकशीलता उत्पन्न करने के लिए बालक का मानसिक स्तर अच्छा होना जरूरी है, साथ ही उसमें शारीरिक विकास भी उसका होना अच्छा होना आवश्यक है। दोनों ही यदि बलिष्ठ होंगे, दोनों ही यदि उच्च कोटि के होंगे तो अंतर्विवेकशीलता तो अपने आप ही उत्पन्न होगी, क्योंकि हमेशा योग हमें शांति प्रदान करता है, हमारे मानसिक स्तर को का संतुलन बनाए रखता है और साथ ही हमारे शारीरिक क्षमता को भी बलवान बनाता है। बात आती है प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग। हमारा 5वां जो पॉइंट है प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग, मेरा मानना है कि नवाचार लाने में शिक्षा की जो भूमिका है उसके अंदर प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि बालक के चिंतन में कोई प्रश्न उठ रहा है या शिक्षक के चिंतन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो दोनों प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि यदि बच्चे के दिमाग में कोई दुविधा आ रही है या कोई प्रश्न उठ रहा है, वो अपने प्रश्न को टीचर के माध्यम से सॉल्व आउट कर सकता है। वो प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न पूछने के बाद उसके उत्तर जब उसको मिलता है तो उसके उत्तर के द्वारा उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक के दिमाग के अंदर कोई परेशानी आ रही है तो अपने छात्रों के सहयोग से अपनी प्रॉब्लम को वो सॉल्व आउट कर सकता है। यानी टीचर और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि सभी विद्यार्थियों और टीचर दोनों के जब आंसर आएंगे तो आंसर के बाद हमें उस समस्या का सॉल्यूशन एक इकट्ठा करने में सहायता मिलती है कि वास्तव में इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। अनेक विचारों के माध्यम से सॉल्यूशन स्पष्ट हो सकता है, अनेक बातों के माध्यम से, अनेक तर्कों के माध्यम से हम किसी भी विषय वस्तु के समाधान पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहन। शिक्षा के द्वारा बालक के अंदर अंतर्विवेकशीलता को उत्पन्न करना, ये एक तरह से सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहन देना है, क्योंकि हमने देखा है कि विद्यालय स्तर पर यदि बालक के अंदर हम अंतर्विवेकशीलता को उत्पन्न कर रहे हैं तो वो बालक समाज के अंदर भी जाकर के अपनी पहचान बना सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी वो जिस प्रकार से वो शाला के अंदर अपने सहपाठियों के साथ बैठकर सहभागिता को निभाता है, ठीक उसी प्रकार से समाज में भी वो अच्छे काम कर सकता है, सहयोग दे सकता है और जहाँ तक समाज को उसकी आवश्यकता होती है वो उसमें अपनी सहभागिता निभा सकता है। अब बात आती है अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान। प्रत्येक बालक को हमें शिक्षा के द्वारा उसके अधिकार और कर्तव्यों का भी बोध कराना होगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा औचित्य है या शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें अधिकार और कर्तव्यों का बोध होता है। प्राचीन काल से ही बच्चों को हमेशा नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे हमें बिहेव करना है, कैसे हमें रहना है, कैसे समाज में हमें अपना व्यवहार करना है। ये सब चीज़ें हमें क्या है, हमें क्या सिखा रहे हैं? अपने कर्तव्यों का ज्ञान, कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। हम कर्तव्यों की बात कर, हम अधिकारों की तो बात कर लेते हैं लेकिन कर्तव्य हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा मानना है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो बालकों के अंदर कर्तव्य निभाना सिखाती है कि हमारे कर्तव्य क्या है। अधिकारों की मांग तो बाद में कीजिए, पहले अपने कर्तव्य निभाइए। तो कर्तव्यों के द्वारा जब बालक अपने कर्तव्य के, मुझे समाज के प्रति मेरा क्या उत्तरदायित्व है, परिवार के प्रति मेरा क्या उत्तरदायित्व है, हमारे शाला के जो सहपाठी हैं उनके प्रति मेरा क्या उत्तरदायित्व है, साथ में मेरे शिक्षकों के प्रति मेरा क्या उत्तरदायित्व है, ये सारे उत्तरदायित्व और कर्तव्यों का बोध बालक को यदि हम प्राथमिक स्तर से ही सिखा दें तो माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर पर जब वो शिक्षा ग्रहण करे तो शायद मेरा मानना है कि वो इन सभी अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान उसे आसानी से हो सकता है। तो बालकों को जब अधिकारों की मांग बच्चे करते हैं तो उससे पहले उन्हें कर्तव्यों का बोध कराया जाए, और वो कर्तव्यों का बोध हम अंतर्विवेकशीलता के द्वारा ही उत्पन्न कर सकते हैं। यदि बालक के अंदर
अंतर विवेकशीलता उत्पन्न की जा सके, तो हम उसके द्वारा उनके अंदर अधिकार और कर्तव्य का बोध अच्छे से हम उनके अंदर डाल सकते हैं। बात आती है शिक्षा की सार्वभौमिकता। शिक्षा की सार्वभौमिकता के माध्यम से भी हम बालकों के अंदर अंतर विवेकशीलता को उत्पन्न कर सकते हैं। समाज के अंदर हमारे क्या औचित्य है, परिवार के अंदर हमारा क्या औचित्य है, हम क्यों इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, हम क्यों यहाँ आए हैं, ये सारी चीज़ हम अगर एक बच्चे से जोड़ दें तो बच्चे को हमेशा ये ज्ञान रहेगा कि मुझे समाज के प्रति मेरा क्या औचित्य है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, और इस समाज में इस विश्व स्तर पर मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ तो मैं क्यों मेरा क्या औचित्य है। ये औचित्य का ज्ञान शिक्षा के द्वारा ही हम बालकों के अंदर ला सकते हैं। बात आती है सामूहिक गतिविधियाँ। कई बार हमने देखा है कि बालकों को एजुकेशन तो हम बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम सामूहिक गतिविधियों पर ध्यान नहीं देते हैं। उन सामूहिक गतिविधियों पर ध्यान नहीं देने के कारण बालकों के अंदर अंतर विवेकशीलता उत्पन्न नहीं होती है। अंतर विवेकशीलता का मानना है कि बालकों के अंदर तर्क और चिंतन की शक्ति उत्पन्न नहीं होती है। वह तर्क व चिंतन की शक्ति यदि बालकों के अंदर उत्पन्न हो जाएगी तो वो सोचेगा कि ये जो गतिविधियां कराई जा रही है उन गतिविधियों के द्वारा मेरा क्या मुझे क्या अच्छा मिल रहा है रिजल्ट और क्या मेरा बुरा होगा। ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर आ सकती है। मेरा मानना है कि यदि बच्चों के अंदर पढ़ाई के साथ साथ हम अन्य गतिविधियों में भी रुझान उत्पन्न करें तो निसंदेह वो समाज में अपना एक अच्छा वर्चस्व स्थापित कर सकता है। सामूहिक गतिविधियों का एक और उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि सामूहिक गतिविधियाँ फॉर एग्जांपल जैसे एक्स्ट्रा करिकुलम खेल गतिविधियाँ, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ साथ ही हम उसे खेल में भी भाग लेना सिखा रहे हैं। साथ में अभी डिबेट कॉम्पिटिशन, सांस्कृतिक प्रोग्राम है उसमें हम हिस्सा लेना सिखा रहे हैं। तो इसके द्वारा भी बच्चे सहयोग करना सीखते हैं, एक दूसरे का समूह में रह कर के अपने आप को प्रेजेंट करना सीखते हैं, सहभागिता के साथ अपने आप को प्रकट करना सीखते हैं, साथ में एक दूसरे का सहयोग करना भी सीखते हैं। नहीं तो यदि हम इन सह शैक्षिक गतिविधियों का या सामूहिक गतिविधियों का हम शैक्षिक स्तर पर समावेश नहीं करते हैं तो बच्चा बिल्कुल अकेला रहना सीख जाता है, वो किसी के साथ भी समायोजन नहीं करना सीखता है। तो समायोजन की क्षमता जो पैदा होती है वो भी शिक्षा के माध्यम से ही हम बच्चों के अंदर विद्यमान कर सकते हैं, बच्चों के अंदर प्रकट कर सकते हैं। यदि हम इन सारी चीज़ों का समावेश शिक्षा के क्षेत्र में लेकर के आए तो मेरा मानना है कि नवाचार आने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा साधन है जो बालकों के अंदर नवाचार उपस्थित कर सकती है, नवाचार ला सकती है। हम पुरानी पद्धतियों से रटते हुए आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, लेकिन हमें आज तक भी ज्ञान नहीं हो रहा है, आभास नहीं हो रहा है कि क्या हमारे लिए उचित है, क्या हमारे लिए अनुचित है। मेरा मानना है कि यदि हम इस और दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि वर्तमान समय में जो शिक्षा की भूमिका होनी चाहिए वो इन्हीं आधारों पर होनी चाहिए, क्योंकि हम शिक्षित तो करते हैं बालकों को लेकिन उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देते। हम शिक्षित तो करते हैं बालों को लेकिन उन्हें रुचिपूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं करते। हम शिक्षित तो करते हैं बालक को लेकिन टीचर का सकारात्मक व्यवहार नहीं होता। हम शिक्षित तो करते हैं बालक को लेकिन योग का समावेश नहीं होता। जब योग नहीं होगा तो मानसिक शांति कहाँ से मिलेगी, और जब मानसिक शांति नहीं मिलेगी तो हमें मानसिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी। जब ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो हम अच्छा शिक्षण कैसे ले सकेंगे। तो मेरा मानना है कि इन चीज़ों का समावेश हमारे शिक्षा स्तर पर होना आवश्यक है। बात आती है प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग। कई बार हमने देखा है कि हम बात तो करते हैं इनोवेशन लेकर के आइए, लेकिन इनोवेशन किस प्रकार से लेकर के आए। इनोवेशन के लिए हमें चाहिए कि बच्चों के अंदर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हम करें, लेकिन हम दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि वर्तमान समय में यदि बच्चा प्रश्न हमसे कर लेता है तो हम उसे एक तरफ डांट करके बिठा देते हैं, जबकि ये सर्वथा अनुचित है। बालक यदि प्रश्न करता है, बालक हमसे कुछ पूछता है तो हमें निस्संदेह उसका जवाब देना चाहिए। यदि बालक के प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है, बालक को अपने प्रश्नों का उत्तर उसे प्राप्त नहीं होता है, तो बालक के मानस पर एक अमिट छवि, एक
छा जाती है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं है। जब संतुष्टिपूर्ण आंसर बच्चों को नहीं मिलता है तो बच्चों के अंदर एक क्यूरियसिटी हमेशा विद्यमान रहती है कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, और वो बार बार उसे पूछने का प्रयास करता है। तो मेरा मानना है कि बालकों को प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। टीचर को भी सीखना चाहिए कि बच्चों को, यदि बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनका समाधान वो बाकायदा उन्हें आंसर देकर के करें। नेक्स्ट हमारा आता है कि सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहन। सामाजिक सहभागिता को भी प्रोत्साहन शिक्षा के क्षेत्र में देना होगा, तभी नवाचार ला सकते हैं। क्योंकि जब तक हम समाज के साथ सहभागिता नहीं निभाएंगे तो नवाचार नहीं आएगा। नवाचार के लिए हमें समाज की भी आवश्यकता होती है, समाज के लोगों की भी आवश्यकता होती है, समाज के जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनकी भी हमें आवश्यकता होती है। हम बात करते हैं अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान। अधिकार और कर्तव्यों के बारे में भी हम बहुत चर्चा करते आते हैं कि ये हमारे अधिकार है, ये अधिकार है, लेकिन अधिकार है तो हमारे कर्तव्य क्या हैं? ये कर्तव्य भी शिक्षा के द्वारा हम बच्चों में डाल सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में हम चारों ओर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि हर जगह दंगे फसाद होते रहते हैं। क्यों? ये क्यों होते हैं? इसका कारण एक ही है, क्योंकि हमने बच्चों को कर्तव्यों के बारे में कभी भी नहीं पढ़ाया। अधिकारों के बारे में तो हमें उन्हें सिखा दिया कि ये तुम्हारे अधिकार है, लेकिन कर्तव्यों का आभास हमें कभी उन्हें कराया ही नहीं। जब हम उन्हें कर्तव्यों का आभास नहीं कराएंगे तो उन्हें अधिकार तो प्राप्त करने की अभिलाषा रहेगी। जब अधिकार प्राप्त करने की अभिलाषा रहेगी तो चारों तरफ दंगा तो होगा ही। तो मेरा मानना है कि नवाचार लाने में सबसे पहले कर्तव्यों का ज्ञान और अधिकारों का एहसास हमें बालकों को कराना चाहिए। शिक्षा की सार्वभौमिकता और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से भी हम शिक्षा के अंदर नवाचार ला सकते हैं। नवाचार एक महती आवश्यकता है इस वर्तमान समय की शिक्षा योजना में, और यदि हम इस शिक्षा पद्धति में नवाचार लेकर के आते हैं तो निस्संदेह हमारे बालक अपनी छवि विश्व स्तर पर बहुत अच्छी बना सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।